बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त बशारुल असद जो शाम का जालिम हुक्मरान था, जो भागकर उसने रूस जाकर पनाह ली थी, रशिया ने उसको सियासी पनाह दी थी, आज उस बशारुल असद का पहला बयान भागने के बाद अपना मुल्क, अपनी आवाम और अब जिसके ऊपर उसने जुल्म सितम के पहाड़ ढाए उनको छोड़ने के बाद पहली दफ़ा पहला बयान उसका मंजर आम पर आया। उस बशारुल असद का कहना यह था कि मैं अपनी आवाम को छोड़कर नहीं भागा। ये एक मुज़िका खेज बयान है जिसको सुनकर हर एक की हंसी छूट जाएगी। उसका ये कहना ये था कि मैं अपनी आवाम को छोड़कर नहीं भागा, मैं 8 दिसंबर की शाम तक वहीं दमिश्क में मौजूद था। मैं इतवार 8 दिसंबर की सुबह तक कई घंटे अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहा। मैं सदारती महल में मौजूद रहा। फिर जब बागी गिरोह दमिश्क में दाखिल हो गए, मुझे इब्तदाई रिपोर्ट्स मिलना शुरू हुई कि बागी गिरोहों ने दमिश्क में दाखिल होना शुरू कर दिया है। तो फिर मैंने अपना सदारती महल छोड़ा और फिर मैं यहाँ से सीधा अपना सदारती महल छोड़कर और शाम को छोड़कर मैं फिर भी नहीं भागा। बशारुल असद का कहना यह था कि मैं अल अज़किया जाना चाहता था कि जो शाम का ही एक इलाका है, मैं वहां बैठकर सारी जंगी कार्रवाइयों की निगरानी करना चाहता था कि मैं वहां पर जाऊं और जो भी जंगी अपनी हिकमत अमली है वहां पर मैं अपनाऊं। जब अज़किया जाने के लिए मैं अपने एयरबेस पहुंचा, हमीम के एयरबेस पर पहुंचा, तो उसको वहां पर रूस की फौज ने बताया कि जनाब आपकी फौज ने तो हथियार डाल दिए, आपकी फौज तो हर महाज से वो पीछे हटना शुरू हो चुकी है। आप किस जंग की बात कर रहे हैं? आपने कौन सी जंगी हिकमत अमली यहाँ पर बैठकर करनी है? लश्किया में कौन सी आपने जंग लड़नी है? आपकी तो जितनी भी फौज है वो तो पीछे हट चुकी है, बाकी गिरोहों के मुकाबले में तो कोई भी नहीं है। तो फिर बशारुल असद का कहना यह है कि वहाँ शाम तक हम वहीं हमीम के एयर बेस पर रहे जो रशिया के कंट्रोल में था और रशिया की फौज का वो एयर बेस था। और फिर शाम तक वहाँ एयर बेस पर भी ड्रोन आना शुरू हो गए, ड्रोन ने वहां पर भी आकर हमले शुरू कर दिए। तो फिर रशिया की क़यादत ने, रशिया की हुकूमत ने एयरबेस की क़यादत को, एयरबेस की जो फौजी अफसरान थे उनको कहा कि अब यहाँ से इंखला का वक्त आ गया है। तो फिर वो वक्त था कि जब रूस की फौज के साथ साथ बशारुल असद को भी वो अपने साथ रूस ले गए। रशिया पहुंचकर उसने पनाह ली। अब बशारुल असद का खुद को अब मर्द मुजाहिद साबित करने का उसके हाथ अच्छा मौका लगा है। उसका कहना यह है कि मैं नहीं भागा, दहशतगर्दों ने, बागी गिरोहों ने मुझे भगाया है, मैं अपनी आवाम का साथ छोड़कर नहीं भागा। मुझे कोई मनसब का लालच नहीं है, मैं कोई सदर का कोई ओहदा हाल लेने का लालच नहीं है। मैं तो अपनी आवाम की भलाई के लिए, अपनी आवाम के अमन व सुकून के लिए मैं वहाँ पर रहा हूँ और अपनी आवाम की खिदमत करता रहा हूँ। अब आवाम की जो खिदमत थी बशारुल असद की, वो तो हमारे सामने आ रही है। जो जुल्म सितम के पहाड़ थे, जो उसने मुसलमान वहां पर शहीद किए, एक दिन में हजारों मुसलमान शहीद किए। इज्तिमाई कब्रें आज तक दरियाफ्त हो रही हैं जिसमें 75 हजार कब्रों में मुसलमान शहीद हुए वो मौजूद हैं। तो फिर ये किस खिदमत की बात आज कर रहा है? बात वही है कि अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहा है कि मैं शायद अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकूं, अपना इमेज वो बेहतर बना सकूं। मगर हम सब जानते हैं, शामी आवाम तो ज़्यादा बेहतर जानती है। मैंने जब इसका बयान फेसबुक पर ही पोस्ट हुआ, फेसबुक पर ही शाम के सदारती महल के पेज से इस बशारुल असद का बयान शेयर हुआ, मैंने वो बयान भी देखा और वहाँ पर तकरीबन सारे जितने भी लोगों ने रिएक्ट किए वो सारे हंसी के, मतलब कि हंसी लोग कह के लगा के हंस रहे हैं कि ये अब किस मुंह से अपने आप को मर्द मुजाहिद साबित कर रहा है कि मैं डटा रहा, मैं भागा नहीं हूँ। हालांकि ये भाग कर ही गया। इसकी सारी फौज जो हकीकत जानती थी, फौजी जर्नैल और जो भी फौज थी वो सारी हकीकत जानती थी। तो जब बागी गिरोह ये दमिश्क में दाखिल हुए तो उन्होंने फिर हथियार डाल दिए, उन्होंने लड़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शामी फौज भी मुसलमान और जो बागी गिरोह हैं वो भी मुसलमान, तो मुसलमान की मुसलमान से लड़ाई नहीं बनती। तो जैसे ही बागी गिरोह दमिश्क में दाखिल हुए तो उन्होंने अब फौज अपनी हटा ली, जर्नैलों ने सारी फौज वापस बुला ली। अब बागी गिरोह के आगे तो कोई लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो फिर आगे बढ़ते ही चले गए। फिर एक ही दिन में आपने देखा कि कैसे दमिश्क का पूरा इलाका फतह हुआ, दमिश्क फतह हुआ और फिर हलब और इस तरह बाकी दीगर इलाके फतह होते गए। और फिर ये बशारुल असद अपने जिसका पालतू था वही उसकी गोद में जाकर बैठ गया, वहीं जाकर उसने सियासी पनाह ली। पहल तो किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ गया। और फिर मज़े की बात ये कि बशारुल असद ने
جب اپنے یہ بھی جھوٹ ہے اس کا، کیونکہ کہ میں اپنی صدارتی محل میں تھا، یہ اپنی صدارتی محل سے گھر گیا، گھر سے پھر اس نے اپنی میٹنگ کے لیے بندے بلائے ہوئے تھے اور سب کو یہی شو کروایا کہ میں گھر میں ہوں اور میٹنگ کے لیے آ رہا ہوں، اور گھر بھی یہ کہہ کر گیا کہ میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، مگر وہ وہاں سے نکلا اور پھر ایئر بیس پہنچا، وہاں سے اپنی جان بچا کر وہ پھر روس پہنچا، جبکہ یہ پوری ایک کہانی ہے، سٹوری ہے جو بنائی گئی ہے اور بنا کر خود کو مجاہد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں مرد مجاہد، مرد قلندر جو شام کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے، میں نہ ہوتا تو شاید شام کے حالات کیا ہوتے۔ تو یہ شام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، یہ 54 سالہ ظالمانہ جو دور انہوں نے سہا ہے، یہ آج اس کا بدلہ اللہ اس کو آزادی کی صورت میں ان کو دیا ہے۔ اب آنے والے حالات کیسے ہوتے ہیں وہ وقت ہی بتائے گا، مگر ایک ظلم کا باب جو تھا وہ بند ہوا، جو ظالم تھا وہ بھاگا، فرار ہوا۔ اب وہ ظالم اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، پاک صاف ہو جاؤں، مگر اس کے ظلم کی داستانیں وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر آپ دیکھیں تو کس طرح سریانہ جیل، اس طرح یہ ایک جیل ہے، اس طرح کی ہزاروں جیلیں ہیں، خفیہ سرنگیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو اس بشار الاسد نے بنا رکھی تھی اپنی عوام پر ظلم کرنے کے لیے۔ تو پھر جب یہ آزادی کا وقت ان کو نصیب ہوا تو وہ خوشی سے شادیانیاں بجا رہے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل میڈیا پر ایک نیوز چینل پر اس کی ظلم کی خبریں چل رہی ہیں، ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہیں، لوگ کانپ رہے ہیں، دل تڑپ رہے ہیں کہ کیا آخر ایسا بھی ظلم اس دنیا میں ہو سکتا ہے۔ تو ہاں ناظرین، یہی وہ شخص تھا جس نے اپنی عوام پر ایسا ظلم کیا اور ان کے اوپر بدترین تشدد کے ان کو نشانہ بنایا کہ آج وہ عوام خوشی سے جشن منا رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو اپنی عوام کے ساتھ کیا اس کو اس کا پورا اللہ اس کو بدلہ دے، آمین، کہ رہتی دنیا وہ بدلہ دیکھے۔ اللہ حافظ۔